सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी लेंथ की। ये लेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि इसे मजीद छोटा करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जिससे एक ब्लैक होल बन सकता है। इस लेंथ पर आकर मौजूदा फिजिक्स की सभी थ्योरीज काम करना बंद कर देती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और रिलेटिविटी भी इस जगह पर आकर ऐसे रिजल्ट देती हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट कोई मतलब नहीं निकाल पाते। यहाँ पर आकर फिजिक्स पूरी तरह से फेल हो जाती है और साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आती। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लंबाई 1 मीटर से 160 खरब 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 गुना छोटी है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसे कायनात की सबसे छोटी लेंथ मानते हैं। इसे प्लैंक लेंथ का नाम दिया गया है। हो सकता है हमारी कायनात में इससे भी छोटी चीज मौजूद हो, लेकिन साइंटिस्ट को उसके बारे में नहीं पता। ये लेंथ कितनी छोटी है इसे मजीद समझते हैं। हाइड्रोजन एटम एक इंसान से 10 अरब गुना छोटा होता है। अगर उसमें मौजूद प्रोटॉन की बात करें तो ये हाइड्रोजन से 1 लाख गुना छोटा है। अगर आप इस प्रोटॉन को एक ब्लैक होल जितना बड़ा कर दें और साथ ही प्लैंक लेंथ के साइज को भी इतने गुना ही बढ़ाएं, तब भी आप उस लेंथ को नहीं देख सकते। प्रोटॉन के इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी उस लेंथ का साइज 6 माइक्रोमीटर रहेगा। ये साइज आपके जिस्म के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल के बराबर है। मुझे उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से इस लेंथ के साइज को समझ चुके होंगे कि ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक इंसानी बाल को तोड़े जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर इस बाल को प्लैंक लेंथ से मेजर करने की कोशिश की जाए तो आपको इसका मेजर करने के लिए कम से कम 10 टू दी पावर 33 यानी 1 के पीछे 33 जीरो लगा तो इतनी प्लैंक लेंथ चाहिए होगी। तब जाकर आप एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर कर पाओगे। ये स्केल हमारी बॉडी में मौजूद एटम से 10 लाख गुना ज्यादा है। आपको मजीद हैरान करने के लिए इस लेंथ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार प्लैंक लेंथ की लंबाई 1 मिलीमीटर कर देते हैं और एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर करने के लिए जितनी प्लैंक लेंथ चाहिए थी उस नंबर को 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे ये डिस्टेंस 31 खरब किलोमीटर के बराबर होगा। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम जुपिटर के 300 चक्कर लगा सकते हैं और जुपिटर जमीन से 91 करोड़ किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को प्लैंक लेंथ से नापने के लिए कम से कम 100 खरब 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 यानी 10 टू दी पावर 35 प्लैंक लेंथ चाहिए। तब जाकर एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को मेजर किया जा सकता है। अगर प्लैंक लेंथ की लंबाई को इंसानी बॉडी के एटम के बराबर कर दिया जाए और इसे 10 टू दी पावर 35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपकी लंबाई 10 लाख लाइट ईयर हो जाएगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी गैलेक्सी की एक अंदाजे तक लंबाई 1 लाख लाइट ईयर है, यानी ये लंबाई हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 86,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें इतना फासला तय करने में अरबों 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 साल लग जाएंगे। अब हम सबसे छोटी लेंथ के बाद मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर की गई सबसे बड़ी लेंथ की बात करते हैं। मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि कायनात में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको हमारी मौजूदा फिजिक्स मेजर नहीं कर सकती। वहां जाकर हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है या आसान अल्फाज में हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह की बनाई हुई कायनात को अच्छे से स्टडी कर सकें। साइंसदान के मुताबिक वो इस वक्त पूरी कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.0000001% हिस्से को ही मेजर कर पाए हैं जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितनी बड़ी है इसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे जितनी भी चीजें हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाई। इसीलिए साइंसदान कायनात के उस हिस्से को देख नहीं पाए, जिसकी वजह से साइंसदानों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही सबसे बड़ी लेंथ माना क्योंकि इस हिस्से में मौजूदा फिजिक्स काम करती है। इस हिस्से से बाहर हम नहीं देख सकते, हम तब ही देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है
इस साइज में इतनी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। लेकिन कुछ साइंसदान के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक अगर बिग बैंग के वक्त कायनात के फैलाव की स्पीड आज की कैलकुलेटेड स्पीड से ज्यादा थी तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर से भी कई गुना ज्यादा फैल चुकी होगी। एक अंदाज के मुताबिक इसका साइज 1000 अरब लाइट ईयर होगा। ये साइज मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से 10 अरब गुना ज्यादा है, यानी इतने साइज में मौजूदा 10 अरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ जाएंगी। इसको इंसानी स्केल पर समझते हैं। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज एक फुटबॉल के बराबर माना जाए तो इस हिसाब से नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स की लंबाई 22 लाख किलोमीटर होगी, यानी नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स का साइज सूरज से भी 1.5 गुना ज्यादा होगा। और जरा सोचिए, कायनात के जिस हिस्से का साइंटिस्ट को पता ही नहीं है वो कितना बड़ा होगा, लेकिन साइंसदानों ने उस कायनात के साइज का एक नंबर दिया है। साइंसदान के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन लगातार होता रहता है और हमारी कायनात हर डायरेक्शन में फैलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती, तो इस स्पेस पर पूरी कायनात का साइज इतने लाइट ईयर्स के बराबर हो सकता है। ये साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर बात करें इस नंबर की तो ये नंबर ही हमारी सोच से बाहर है। इसमें इतने जीरो शामिल हैं कि इनको हर एक एटम पर 1 करोड़ बार भी लिखा जाए तब भी आप इसका 1% भी कायनात में नहीं लिख सकते। इसे समझने के लिए इस नंबर को देखें। इसमें सबसे पहले हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इसमें 122 जीरो हैं। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इस नंबर को लिखने के लिए हमें 10 टू दी पावर 122 जीरो लगाने होंगे, यानी एक के पीछे 1 लाख करोड़ खरब 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 जीरो। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे कायनात में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 को देखें तो हम जितने भी एडवांस हो जाएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तब भी हम इस नंबर को नहीं लिख सकते। ये नंबर हमारी सोच से भी बाहर है। इसे किसी भी मशीन पर नहीं लिखा जा सकता। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसे सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये तो साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। असल में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह को ही पता है। और बेशक वो कायनात इस नंबर से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। ये साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी भी इसे मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए साइंसदानों ने मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी लेंथ कहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी, यानी पूरी कायनात के अलावा जिसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी आती हैं, कई और कायनातें हो सकती हैं जिनको मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है। अल्लाह ने इंसान की सोच की एक लिमिट रखी है और इंसान उसी लिमिट में रहते हुए चीजों को देखता है। उसी महदूद सोच में रहते हुए अंदाजन कायनात के साइज का एक नंबर दिया है और इस नंबर की भी इंसान कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। उसी नंबर ने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है, क्या वो ही पहला आसमान है या पहले आसमान में ऐसी बहुत सारी कायनातें मौजूद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर पहले आसमान के पास 7 आसमान आते हैं जिनके साइज के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चल सका कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है और इसके अंदर कितने स्टार्स हैं। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर की विंडो से सामने वाले घर को तो देख सकते हैं, लेकिन उस विंडो से अपना घर देखना बहुत मुश्किल होता है। साइंटिस्ट ने 20 सालों तक हमारी गैलेक्सी की शेप जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों के सामने खला में मौजूद गैस और डस्ट के बादल आ जाते हैं जिनके पार नहीं देखा जा सकता। ये मसला मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के करीब और ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा मैटर जमा होता है, इसीलिए उसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। इस जोन के पार किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए साइंटिस्ट एक्सरे जैसी दूसरी रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके कि बादलों से आगे क्या है। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर के एक कमरे में बैठकर पूरे घर का नक्शा समझना चाह रहे हैं, लेकिन सामने की दीवार की वजह से हम बाकी कमरे और दीवारों को नहीं देख पाते
और ये बादल हला में हमारे लिए दीवार है जिनके पार चीजों को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा ये पता लगाना कि कोई स्टार हमसे कितनी दूर है ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिल्की वे गैलेक्सी का 3D मैप बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो स्टार हमें नजर आ रहा है क्या वो सच में छोटा, कम रोशन और हमारे करीब है, या फिर असल में वो बहुत बड़ा और रोशन है लेकिन दूर होने की वजह से वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है। हला में इस डिफरेंस को जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी रोशनी कम या ज्यादा नहीं होती बल्कि फिक्स रहती है, इसीलिए उनके डिस्टेंस को मेजर कर पाना बहुत आसान है। लेकिन हर स्टार की रोशनी फिक्स नहीं होती, उनकी रोशनी कम या ज्यादा होती रहती है। तो सवाल आता है कि उनकी दूरी का कैसे पता चलता है। जवाब है पैरालैक्स। पैरालैक्स का मतलब चीज की जगह नजर का एंगल बदलने से चीज अलग लगती है। मिसाल के तौर पर अपनी उंगली चेहरे के सामने रखें, फिर आंख बंद करो और देखो, फिर दूसरी आंख बंद करो और देखो। आपको बैकग्राउंड की बजाय अपनी उंगली मूव होती हुई दिखाई देगी, यानी जो चीज ज्यादा करीब होगी वो ज्यादा मूव करेगी, उसका पैरालैक्स ज्यादा होगा, और जो चीज दूर होगी वो मूव नहीं करेगी, उसका पैरालैक्स कम होगा और उसका डिस्टेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। आपकी उंगली करीब थी तो वो ज्यादा मूव कर रही थी, लेकिन दूर मौजूद दरख्त मूव नहीं कर रहे थे। यही रूल गाया टेलीस्कोप स्टार्स के लिए इस्तेमाल करता है ताकि पता चल सके स्टार्स जमीन से कितनी दूर हैं। जमीन पर तो हम अपनी आंखों से चीजों की दूरी का पता लगा लेते हैं, लेकिन खला में टेलीस्कोप के सामने हमें ऐसी चीज रखनी होगी जिसकी दोनों साइड्स को देखकर स्टार्स के डिस्टेंस का पता लगाया जा सके। इसके लिए साइंसदानों ने गाया टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। गाया टेलीस्कोप ने स्टार्स को एक बार नहीं देखा बल्कि 10 सालों तक बार बार देखा, और यहाँ सेंटर वाला पॉइंट सूरज को रखा गया जिसके गिर्द हमारी जमीन ऑर्बिट करती है। सूरज की दोनों साइड से खला को देखने के लिए हर 6 महीने साइंसदान जमीन की पोजीशन को बेस बना लेते हैं, यानी 6 माह साइंसदान एक साइड से देखेंगे और फिर 6 माह दूसरी साइड से। फिर दोनों साइड से खींची गई तस्वीरों को मैच करके ये देखा जाएगा कि कौन कौन से स्टार्स ज्यादा मूव कर रहे हैं और कौन से स्टार्स कम मूव कर रहे हैं। एनिमेशन में जो स्टार्स मूव हो रहे हैं असल में वो स्टार्स मूव नहीं हो रहे, बल्कि हमारी जमीन की मूवमेंट की वजह से हमें वो हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे हम स्टार्स के डिस्टेंस के बारे में जान पाते हैं। स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक और ट्रिक है, स्टार्स का प्रॉपर मोशन। अब हम जमीन की मूवमेंट को इग्नोर करके ये देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम और स्टार्स भी मूव कर रहे हैं। अब जमीन से निकलकर हमारी जो बेस है वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब जो स्टार्स ज्यादा मूव करते हैं वो करीब हैं और जो स्टार्स कम मूव करते हैं वो दूर हैं। इस तरह गाया टेलीस्कोप ने मिल्की वे के 2 बिलियन स्टार्स का एक 3D मैप बना दिया, और ये काम 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशंस के जरिए हुआ। साइंसदानों के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, और ये 2 अरब स्टार्स 100 अरब स्टार्स का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इतने स्टार्स को स्टडी करने से भी हम हमारी गैलेक्सी का एक डिटेल मैप बना पाए। इस टेलीस्कोप को 2013 में लॉन्च किया गया था और तब से ये हमारी गैलेक्सी का डेटा इकट्ठा कर रहा है। ESA इस डेटा को स्टडी करके साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए रिलीज करता है। अब तक 3 दफा डेटा को रिलीज किया जा चुका है। पहला डेटा 2016 में रिलीज किया गया, दूसरा डेटा 2018 में और तीसरा डेटा 2020 और 22 में रिलीज किया गया। लेकिन अभी भी इसका बहुत सा डेटा ऐसा है जिसे स्टडी किया जा रहा है। हम हमारी गैलेक्सी के बाहर जाकर उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते, लेकिन गाया के डेटा से साइंटिस्ट इसका एक एक्यूरेट मैप बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और इस मैप में साइंसदानों ने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। इसके किनारों को देखें, ये थोड़े हिलते जुलते लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि माजी में हमारी गैलेक्सी एक और गैलेक्सी से टकराई थी। जब 2018 में डेटा रिलीज किया गया तो उसमें नेदरलैंड के साइंसदानों ने 7 मिलियन स्टार्स को देखा। उनको इनमें से 30,000 स्टार्स अजीब तरीके से हरकत करते हुए दिखाई दिए। ज्यादातर स्टार्स, जिनमें हमारा स्टार भी शामिल है, एक ही डायरेक्शन में गैलेक्सी के गिर्द मूव करते हैं, लेकिन ये 30,000 स्टार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। उनका कलर और रोशनी बाकी स्टार से मुख्तलिफ थी, और ये स्टार किसी और गैलेक्सी के हैं जो हमारी गैलेक्सी से 8 से 11 बिलियन साल पहले टकराई थी। इसमें एक और छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी भी शामिल थी। इन रेड स्टार्स को देखें, ये स्टार पहले अलग ग्रुप की तरह दिखाई दे रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गैलेक्सी में फैल गए। इस गैलेक्सी की टक्कर की वजह से हमारी मिल्की वे के सेंटर में इतना मैटर जमा हो गया
जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते। डेटा से ये भी पता चला है कि इस गैलेक्सी के अलावा हमारी गैलेक्सी ने एक और गैलेक्सी को निगला है। कुछ टाइम के बाद डेटा में एक और गैलेक्सी की बाकियत को भी देखा गया। डेटा के मुताबिक हमारी गैलेक्सी ने तकरीबन 6 गैलेक्सीज को निगला है। एक गैलेक्सी जिसका नाम सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी है, वो 4 से 5 अरब सालों में 3 दफा हमारी गैलेक्सी से टकराई और साइंटिस्ट के मुताबिक ये अब फिर से टकराने वाली है। उनका कहना है कि गैलेक्सीज के टकराव की वजह से ही हमारे गैलेक्सी में नए गैस और डस्ट के बादल बने, जिनमें हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई। साइंसदानों को ये इन्फॉर्मेशन गाया टेलीस्कोप से मिली है, जिसका मिशन कंप्लीट होने जा रहा है। 15 जुलाई 2025 को इससे लास्ट ऑब्जर्वेशन की गई और फिर 27 मार्च 2025 को इसे पावर ऑफ कर दिया गया। लेकिन अभी भी इसके 2 डेटा पैकेट्स रिलीज होने वाले हैं। पहला डेटा 2026 में रिलीज किया जाएगा। इसमें 5.5 सालों का डेटा होगा, जिसकी मेमोरी 500 टेराबाइट होगी। इस डाटा से साइंसदान स्टार्स की वॉबलिंग मोशन से शायद इनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारों की लोकेशन भी जान पाएं। इसके अलावा ये बाइनरी स्टार्स का एक कैटलॉग बनाएगा। इसने 1,50,000 स्टार्स की पोजीशन और डायरेक्शन को भी ट्रैक किया। इसके अलावा इसने 1.3 मिलियन क्वासार्स को आइडेंटिफाई किया और इसने हमारी गैलेक्सी में एक नया ब्लैक होल फाइंड किया, जिसका मास हमारे सूरज से 33 गुना ज्यादा है और यह 2000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस तरह के ब्लैक होल को पहले कभी नहीं देखा गया। इसके डेटा ने दुनिया को हैरान कर रखा है, जिससे अल्लाह की कुदरत के बारे में पता चलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।